India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को बाल तस्करी को रोकने और साथ ही इन मामलों को निपटाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि वे निचली अदालत को बाल तस्करी मामलों में 6 महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने के निर्देश दें। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर किसी अस्पताल में नवजात शिशु की चोरी होती है तो सबसे पहले अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने के तरीके पर भी सवाल उठाए और कहा कि इससे आरोपी फरार हो गए हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को आत्मसमर्पण करने और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने राज्यों को 3 विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करने और गवाहों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि तस्करी वाले बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल में प्रवेश दिया जाना चाहिए और उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के एक बाल तस्करी मामले में आरोपियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों को इस मामले से निपटने के तरीके के लिए फटकार लगाई है। बताते हैं आपको कि कोर्ट ने ये फटकार लगाई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है। बता दें आपको कि फिलहाल वे सीनियर अधिवक्ता पद के लिए आवेदन करने वाले उन उम्मीदवारों के मामले पर पुनः विचार करें जिन्हें नवंबर में स्थगित या खारिज कर दिया गया था। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भूषण की पीठ ने ये निर्देश दिया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के स्थायी समिति के एक सदस्य द्वारा दिए गए अंक नहीं जोड़े गए थे जो कि नियमों के विरुद्ध है। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे की जांच की जानी चाहिए, उम्मीदवारों के साथ न्याय किया जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट में नवंबर में 70 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया था। इस फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। स्थायी समिति का पुनर्गठन दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल स्थायी समिति के पुनर्गठन के लिए कदम उठाएंगे। आवेदनों पर पुनर्विचार स्थायी समिति स्थगित या खारिज किए गए उम्मीदवारों के आवेदनों पर पुनर्विचार करेगी और नियमों के अनुसार कार्रवाई भी करेगी। बता दें आपको कि सरकार की भागीदारी दिल्ली सरकार को समिति में अपने सदस्यों को नामित करने के लिए कहा गया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश का पालन करना होगा और उम्मीदवारों के मामले पर पुनः विचार करना होगा। ये देखना होगा कि क्या इस प्रक्रिया में कोई अनियमितता हुई है और क्या उम्मीदवारों के साथ न्याय किया गया। अगली खबर का रुख करते हैं। यौन अपराधों में अनुचित टिप्पणी का मामला सामने आया। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से जुड़े हुए अनुचित टिप्पणी करने से बचने की सलाह दी है। न्यायमूर्ति BR गवई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने
इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक टिप्पणी पर आपत्ति जताई है, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं ने खुद मुसीबत को न्योता दिया था और उसके साथ हुए कथित बलात्कार के लिए वे जिम्मेदार थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 11 को आरोपी को जमानत देते हुए टिप्पणी की थी, जिसे दिसंबर 2024 में दिल्ली के हौज खास में एक बार में मिली एक महिला के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत देना न्यायाधीश का विवेक है, लेकिन शिकायतकर्ता के खिलाफ ऐसी अनावश्यक टिप्पणियों से बचना चाहिए। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि एक और न्यायाधीश द्वारा एक और आदेश है जहां जमानत दी जा सकती है, लेकिन उसने मुसीबत को न्योता दिया। बता दें आपको कि विशेष रूप से न्यायाधीशों को ऐसी बातें कहते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ये भी कहा गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि पूर्ण न्याय केवल किया नहीं जाना चाहिए, बल्कि ऐसा प्रतीत करना चाहिए। एक आम व्यक्ति ऐसे आदेशों को कैसे देखता है, इसे भी देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है और जवाबदाताओं को सेवा पूरी करने का निर्देश दिया है। मामला एक अन्य मामले से जुड़ा है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोप में 2 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में अनुचित टिप्पणी की थी। और अगली खबर का रुख करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत से जुड़ा हुआ दरअसल एक पूरा मामला है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है, जो कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी हुई है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भूषण की पीठ ने टुटेजा को जमानत देते हुए कहा है, चूंकि विशेष अदालत द्वारा संज्ञान लेने का आदेश रद्द कर दिया गया है, इसलिए टुटेजा को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। जमानत की शर्त है टुटेजा को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, उन्हें विशेष अदालत में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा और मामले के निपटारे में सहयोग करना होगा। यदि टुटेजा विशेष अदालत के साथ सहयोग नहीं करते हैं तो जवाबदेह पक्ष जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने का ये पूरा मामला है। दरअसल इस मामले में याचिकाओं की सुनवाई से पहले 5 एनडीए शासित राज्यों ने कानून का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इन राज्यों का कहना है कि वो इस मामले में पक्षकार बनाए जाने के लिए उचित हैं और क्योंकि राज्य द्वारा इस कानून को लागू किया जाना है, साथ ही उनके पास उचित डेटा और रिकॉर्ड है जो मामले पर निर्णय लेने में न्यायालय की सहायता कर सकते हैं। असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्यों ने इस संबंधित इन संशोधित कानूनों का समर्थन करते हुए कहा है कि इस कानून के विरोध में दाखिल याचिकाओं में दी गई उस दलील का विरोध किया है जिसके मुताबिक ये वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान का उल्लंघन करता है। याचिकाओं में कहा गया है कि याचिकाओं में इन राज्यों का कहना है कि इन संशोधन में वक्फ में पुराने कानून में सुधार और सुरक्षा के उपाय शामिल किए गए हैं। इस कानून को पास करने के लिए संसदीय समितियों, अंतर मंत्रालयों और इसे चर्चा के साथ ही स्टेक होल्डर्स से व्यापक चर्चा की गई है। उसके बाद ही इस कानून को पास किया गया। राज्यों ने तर्क दिया कि संशोधन अधिनियम ने मूल अधिनियम की धारा 40 के दुरुपयोग के बारे में चिंताओं को ध्यान में रखा है, जिसके अनुसार संशोधित अधिनियम द्वारा इस सबसे महत्वपूर्ण सुधार वक्फ के रूप में संपत्ति को चिन्हित करने वाले भूमि राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी बदलाव से पहले सार्वजनिक नोटिस के लिए वैधानिक आवश्यकता को सुनिश्चित किया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि मनमाने ढंग से अधिसूचना पर अंकुश लगाया जाए। याचिकाओं के मुताबिक इस अधिनियम ने सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया है। साथ ही ये संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का भी उल्लंघन नहीं करता। साथ ही क्योंकि इन संशोधनों ने धार्मिक मामलों के किसी भी धार्मिक प्रक्रिया या उनके
प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं किया है। इसके द्वारा केवल संपत्तियों के रेगुलेशन के लिए का नियामक ढांचा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस कानून को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करने की तारीख तय की है और वक्फ कानून मामले को लेकर दाखिल याचिकाओं पर कल होने वाली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों के साथ ही कुछ अर्जियां जो हैं उनकी सुनवाई के लिए लिस्ट किए जाने की मांग सीजीआई के सामने उठाई गई है। सीजीआई ने कहा है कि रजिस्ट्री के पास अर्जी दीजिए, जो भी मामले मेंशन होंगे सब पर सुनवाई की जाएगी। दरअसल वकील विष्णु शंकर जैन ने सामाजिक कार्यकर्ता पारुल खेड़ा के तरफ से वक्फ संशोधन के समर्थन में, जबकि वकील संजय हिंगड़े के वक्फ संशोधन के खिलाफ अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। अलग अलग दाखिल इन अर्जियों पर भी पहले से तय कल होने वाली सुनवाई के साथ ही किए जाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में उठाई। अगली खबर का रुख करते हैं। घरेलू हिंसा पर जो याचिका है वो रद्द करने का मामला है। जनहित याचिका रद्द का मामला है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका खारिज कर दी है जिसमें वैवाहिक मामलों में सभी पक्षों के लिए संतुलित सुरक्षा की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि धारा 498A आईपीसी अब बीएनएस की धारा 84 के प्रावधानों को लेकर कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए और इसका दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि दहेज के कारण महिलाओं के शोषण का एक भी मामला नहीं है। अगर महिला को परेशान किया गया तो ये कानून उसके बचाव में आना चाहिए। जनहित याचिका में निम्नलिखित मांगी गई है और महत्वपूर्ण प्रावधानों में बदलाव, गुजारा भत्ता और संबंधित प्रावधानों के लिए दिशा निर्देश बनाना, धारा 498 आईपीसी में बदलाव कर वैवाहिक विवादों में शामिल सभी व्यक्तियों के लिए संतुलित सुरक्षा प्रदान करना, तत्काल जांच और सबूत की आवश्यकता, घरेलू हिंसा और अन्य मामलों में शिकायत दर्ज करने से पहले अनिवार्य प्रारंभिक जांच और साक्ष्य सत्यापन, झूठे आरोपों के लिए मुआवजा, झूठे आरोप लगाने वालों के लिए दंड का प्रावधान, न्यायालयीन प्रक्रिया में सुधार, गुजारा भत्ता और निर्वाह निधि के मामलों में निपटाने के लिए सख्त समय सीमा का पालन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मांगे नीतिगत मामलों से संबंधित जो संसद के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वे इस तरह के मामलों में विधायी प्रक्रिया का पालन करें। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है जिसमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी परीक्षा 2025 को रद्द करने की मांग की गई है। आरोप है कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ। याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा है कि परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाली है। बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक आयोजित की जाएगी। इससे पहले जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभिक को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें भी पेपर लीक का आरोप लगाया गया था। 13 दिसंबर 2024 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 5 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। पेपर लीक के आरोपों के बाद जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। प्रदर्शनकारियों ने पूरी परीक्षा रद्द करने के साथ ही दोबारा आयोजित करने की मांग की है। बीपीएससी ने केवल 10,000 उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित की, जिन्हें बाबू परीक्षा परिसर परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया था। अब याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि मामला उनके समक्ष उल्लेखित किए जाने के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।
वहीं सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन की न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। एक याचिका एडवोकेट शशांक शेखर झा ने दायर की है, जिसमें अदालत की निगरानी में विशेष जांच टीम गठित करने की मांग की गई है। दूसरी याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने दायर की है, जिसमें सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से पश्चिम बंगाल सरकार से हिंसा के संबंध में रिपोर्ट मांगने और लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। उन्होंने उकसाने वाले भाषण देने के वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। मुर्शिदाबाद में 13 अप्रैल को हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और इसीलिए न्यायालय की निगरानी में जांच आवश्यक है। और अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड यानी पीपीएल बिना कॉपीराइट सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हुए साउंड रिकॉर्डिंग के लिए लाइसेंस जारी नहीं कर सकती है। जस्टिस हरिशंकर और जस्टिस अजय दिक्पाल की बेंच ने एकल न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि पीपीएल कॉपीराइट के असाइनमेंट के आधार पर लाइसेंस जारी कर सकती है। भारतीय कॉपीराइट कानून के तहत कॉपीराइट सोसाइटी एक ऐसा निकाय है जो रचनाकारों और मालिकों के अधिकारों का प्रबंधन और संचालन करता है। धारा 33 के अनुसार केवल पंजीकृत कॉपीराइट सोसाइटी ही लाइसेंस जारी करने का व्यवसाय कर सकती है। पीपीएल ने एजुर हॉस्पिटैलिटी पर मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे पीपीएल के स्वामित्व वाले गीतों को बिना अनुमति के बजा रहे हैं। एजुर ने तर्क दिया था कि पीपीएल कॉपीराइट सोसाइटी के रूप में पंजीकृत नहीं है, इसीलिए वे लाइसेंस जारी नहीं कर सकती है। एकल न्यायाधीश ने कहा था कि पीपीएल असाइनमेंट के माध्यम से साउंड रिकॉर्डिंग के सार्वजनिक प्रदर्शन अधिकारों की मालिक है और लाइसेंस जारी कर सकती है। हालांकि डिवीजन बेंच ने इस फैसले को पलट दिया और कहा कि पीपीएल को कॉपीराइट सोसाइटी के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। कोर्ट ने एजुर को निर्देश दिया है कि वह रिकॉर्डेड म्यूजिक परफॉर्मेंस लिमिटेड द्वारा दिए जाने वाले शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करे। यह फैसला कॉपीराइट कानून के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने पर जोर देता है। और अब आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति की संवैधानिक गारंटी क्या कहती है। क्या सरकार आपकी प्रॉपर्टी जब चाहे तब ले सकती है? वेल, इतना सिंपल नहीं है। आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बिना उसकी मर्जी के हटाया नहीं जा सकता जब तक कि कोई कानूनी अधिकार ना हो। यानी स्टेट किसी भी सिटीजन को बिना प्रॉपर लीगल प्रोसेस के उसकी प्रॉपर्टी से नहीं निकाल सकती, ना रैंडमली, ना फोर्सफुली, ना बिना रूल्स के। सिंपल शब्दों में हाँ, स्टेट आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉपर कानूनी प्रोसेस के जरिए, बिना उसके नहीं। पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 31, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद आर्टिकल 300A के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट बना दिया गया। रिसेंटली जस्टिस बिबू दत्त गुरु ने कहा किसी भी व्यक्ति को उसकी पेंशन से बिना कानूनी अथॉरिटी के वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आर्टिकल 300A का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी व्यक्ति की पेंशन
ग्रेच्युटी या लीव एनकैशमेंट का कुछ हिस्सा बिना किसी कानूनी प्रावधान के और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन के बेस पर रोकना चाहती है तो ये मंजूर नहीं किया जा सकता। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स फॉलो इंडिया लीगल। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.